हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने बताया है कि एक औरत और एक पत्नी यानी वाइफ में क्या फ़र्क होता है। यानी जब एक लड़की की शादी नहीं हुई होती तब वो कितना ज़्यादा आज़ाद महसूस करती है, लेकिन शादी होने के बाद उसके ऊपर कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। एमिली डिकिंसन का पूरा नाम एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन था। उनका जन्म दिसंबर 10, 1830 को हुआ था और डेथ मई 15, 1886 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थी जिनके बारे में जब वो जिंदा थी तो ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज अमेरिकन पोएट्री में उनका एक बहुत अच्छा खासा नाम है। वो बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थी, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लिखा, 1800 पोएम्स लिखी, लेकिन जब वो जिंदा थीं तो सिर्फ उनकी 10 पोएम्स और एक लेटर के बारे में ही लोगों को पता था। तो ये सारी पोएम्स उनके मरने के बाद पब्लिश हुई हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस पोएम में जो कि 1860 में लिखी गई थी, इसमें एक औरत के मन में, दिमाग में क्या टेंशन उभरते हैं जब उसकी शादी की बात चालू होती है या जब उसकी शादी होती है, इसके बारे में बताया है। शी स्ट्रगल्स बिटवीन द रोल्स ऑफ बीइंग अ वुमन एंड अ वाइफ। तो वो जो लड़की है वो स्ट्रगल करती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंटली एक इंडिविजुअल होने का रोल निभाए, एक औरत होने का रोल निभाए, या एक बीवी बनने के बाद जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं उनको निभाए। तो ये जो पोएम है इसमें स्पीकर बता रही है कि कैसे वो स्ट्रगल कर रही है और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही है इस मेंटल स्लेवरी से, गुलामी से, वाइफ बनने की वजह से जो एक गुलाम जैसा महसूस कर रही है, उससे आज़ाद होने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन अंत में वो फिर से बीवी बनकर ही अटक जाती है, अटक कर रह जाती है। आज़ाद होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो डिकिंसन का पहला पोएट्री कलेक्शन था पोएम्स, उसमें ये पोएम उस कलेक्शन में थी और इस पोएम का जो टाइटल था वो एपोकलिप्से, इस टाइटल के अंडर ये पोएम छपी थी। तो अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सो ये जो पोएम है ये एक फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि एक औरत क्या महसूस करती है शादी के पहले और शादी के बाद। तो डिकिंसन हमें बता रही हैं कि क्या बदलाव आ जाते हैं जब एक औरत, एक वाइफ, एक पत्नी बनती है। तो लाइन्स 1 से 4 में जो स्पीकर है वो बता रही है कि उसकी जो कन्वेंशनल सोसाइटी, यानी कि उस ज़माने का जो समाज है वो कैसा है, और वो एक्सपेक्ट करता है हर लड़की से कि हर लड़की शादी करके एक बीवी बन जाए। डिकिंसन स्पीकर रिप्रेजेंट्स ऑल दोज हु आर करेजियस इनफ टू डिसओबे द एंशिएंट नॉर्म्स। तो डिकिंसन की जो स्पीकर है वो उन सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेटिव है उन सभी लड़कियों का जो इन एंशिएंट नॉर्म्स यानी कि पुराने रीति रिवाज जो समाज ने बना दिए हैं उनको तोड़ती हैं। दीज नॉर्म्स सब्जुगेट वुमेन एज मियर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर मास्टर्स हस्बैंड्स। तो समाज के फैलाए हुए इन कानूनों और इन रीति रिवाजों की वजह से ही औरतें जो हैं वो बस अपने हस्बैंड्स की एक गुलाम बनकर रह जाती हैं, और जो भी उनसे कहा जाता है वो उन्हें ऑब्लाइज करती हैं, ओबे करती हैं, उन्हें मानना पड़ता है उन चीज़ों को। लेकिन स्पीकर किसी और की प्रॉपर्टी बन के नहीं जीना चाहती है। सो शी सेज दैट शी हैज़ फिनिश्ड बीइंग अ वाइफ। इसलिए वो कहती है कि अब उसने बीवी बनना छोड़ दिया है और एक औरत की ज़िंदगी का वो जो अदर स्टेट है, बीवी बनने वाला जो स्टेट है, उससे अब वो हट चुकी है, वो वाला स्टेट पूरा हो चुका है। व्हाइल दे आर बोर्न दे हैव टू प्ले द पार्ट ऑफ डॉटर्स। तो वो कहती है कि कैसे एक लड़की जब पैदा होती है तब वो एक बेटी होती है, अपने फादर के कंट्रोल में रहती है। मैच्योर होने के बाद उसे किसी अनजान इंसान के साथ उसकी शादी कर दी जाती है जो उसका नया मास्टर बन बैठता है, और उस मोमेंट से वो एक पत्नी बन जाती है, पत्नी के बाद फिर वो एक माँ बन जाती है। इस तरीके से एक अलग अलग रोल वो निभाती है। सो देर आर नंबर ऑफ स्टेजेस इन अ वुमेन्स लाइफ। तो औरत की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं। देर इज वन थिंग कॉमन इन ईच स्टेज, दैट इज टू प्लीज मैन। लेकिन हर स्टेज में जो एक बात कॉमन है वो ये कि हर उम्र के हर पड़ाव पर औरतों को, आदमियों को खुश करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है,
उन पेट्रियार्कल नॉर्म्स को, यानी आदमियों के बनाए हुए जो रूल्स हैं, कानून हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना होता है औरतों को। ईच इज फिल्ड विद द एसेंस ऑफ अदरनेस। तो हर किसी के मन में ये अदरनेस वाला भाव है। इट डिटर्स देम टू ग्रो एज दे वांट टू बी, और इसकी वजह से ही औरतें जो है वो एज एन इंडिविजुअल कभी ग्रो नहीं कर पाती, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। लेकिन आखिरी 2 लाइन में स्पीकर कहती हैं कि अब वो अपनी इच्छाएं पूरा करेंगी, क्योंकि वो एक जार बन गई हैं। तो यहाँ पे सी साइलेंट होता है, जार का मतलब होता है राजा। वो अपनी जिंदगी या अपने माइंड की अब एक मास्टर है, मालिक हैं, अपनी जिंदगी की मालिक बन बैठी हैं वो, यानी कि वो राजा बन गई हैं अपनी लाइफ की। और अब उन्होंने वाइफ बनना छोड़ दिया है। नाउ शी कैन लिव ओनली विद द टाइटल वुमेन। अब वो सिर्फ एक औरत है, वाइफ नहीं है। शी थिंक्स इट इज सेफर देन बीइंग समवन्स बेटर हाफ। वो कहती हैं कि किसी और की बेटर हाफ पत्नी बनने से तो अच्छा है कि मैं एक औरत ही बनी रहूं। एज अ सिंगल वुमेन शी कैन थिंक ऑफ हर ओन एंड बी द रूलर ऑफ हर माइंड। तो एज अ सिंगल वुमेन वो अपनी खुद की रूलर है, उन्हें किसी और की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, किसी और का सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर लाइन्स है 5 to 8 सेकेंड स्टैंजा, जिसमें डिकिंसन बताती हैं कि औरत की जिंदगी में क्या क्या चीजें होती हैं, इंट्रिकेसीज क्या होती हैं। इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी अ गर्ल इज एन ऑड अनइक्वल पीस। तो बताती हैं कि ऐसे समाज में जहाँ जो पेट्रियार्कल होता है, यानी कि पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, उसमें जो औरत है या लड़की है, उसे एक अनइक्वल पीस समझा जाता है। वो कभी भी आदमियों की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसा समझा जाता है। शी कैन नॉट मैच अप विद द बॉयज, हेंस दे आर ऑर्डर टू लिव बिहाइंड द प्रोटेक्शन ऑफ मेन। और इसीलिए औरतों को कहा जाता है कि तुम आदमियों के प्रोटेक्शन में रहो। दिस आइडिया ऑफ डिटरिंग अ गर्ल टू लीड अ लाइफ लाइक अ मैन इज प्रेजेंटेड विद अ कॉन्क्रीट इमेज ऑफ द एक्लिप्स। और ये जो एक आइडिया है कि औरत को आदमी के संरक्षण में ही जीना चाहिए, इसे एक एक्लिप्स के सिंबल से पोयम में दिखाया गया है। तो जैसे एक ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जैसे कि होता है, एक्लिप्स होता है, तो उस एक्लिप्स का एक एग्जाम्पल या सिंबल लेकर ये बताया गया है कि कैसे एक लड़की को भी आदमी के पीछे छुप जाना होता है। वैसे ही जैसे कि सूरज के ऊपर रोशनी, सॉरी, शैडो आ जाए, इस तरीके से जैसे कि एक एक्लिप्स में होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर गर्ल्स लाइव्स आर एक्लिप्स्ड बाय मेंस डोमिनेशन। तो स्पीकर कहती हैं कि इस तरीके से जो लड़कियों की लाइफ है, उसे उसके ऊपर भी छाया आ गई है, उसके ऊपर भी एक एक्लिप्स हो गया है आदमियों के डोमिनेशन की वजह से। तो नो मैटर हाउ टैलेंटेड दे आर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कितनी टैलेंटेड है, फिर भी हमारा समाज उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। Society thinks if they are free to decide their lives on their own, they cannot be a suitable match for men। क्योंकि हमारे समाज को ये लगता है कि अगर औरतों को आज़ादी दी जाएगी कि तुम अपने फैसले खुद करो, तो फिर जो वो आदमियों से बढ़ जाएंगी, आगे बढ़कर फिर आदमी उनको मैच नहीं कर पाएंगे, ऐसा। तो एन एक्लिप्स डज नॉट हैपन रेगुलरली, इट इज एन ऑड नेचुरल इवेंट। तो जैसे कि ग्रहण हमेशा नहीं होता, ये एक बहुत ही ऑड नेचुरल इवेंट है, कभी कभी होता है। इसी तरीके से लोग भी इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है कि औरतों के ऊपर क्या गुजरती है जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हो। लाइकवाइज दे डोंट इवन थिंक अबाउट वुमेन सफरिंग। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इसी तरीके से लोग औरतों की सफरिंग के बारे में भी नहीं सोचते, जैसे एक्लिप्स के बारे में नहीं सोचते। दैट्स व्हाई डिकिंसन राइट्स आई थिंक दैट अर्थ फील्स सो। इसीलिए वो लिखती हैं कि शायद धरती ये महसूस कर सकती है कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती है। According to her, some men may take pity on their state, on women's fate, as people do to the folks in heaven during an eclipse। तो कहती हैं कि कोई कोई ही ऐसे होते हैं जो औरतों के नसीब के ऊपर दया करते हैं या औरतों के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से जैसे कि लोग स्वर्ग में रहने वाले, यानी कि जो मर चुके, उन लोगों के ऊपर दया करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कभी कभी, उसी तरीके से लोग औरतों के बारे में भी कभी कभी ही सोचते हैं। इसके बाद आती हैं लाइन्स 9 से 12, यानी कि थर्ड स्टैंजा। और ये जो थर्ड स्टैंजा है वो कॉन्ट्रास्ट से शुरू होता है, जिसमें पहली 2 लाइनों में जो पोएट हैं वो बता रही हैं कि ये जो
वुमेनहुड यानी कि बस एक औरत रहने का जो स्टेट है ये काफी कंफर्टेबल है और इसीलिए वो किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती हैं। द अदर काइंड इज पेनफुल, क्योंकि जब एक औरत एक पत्नी बन जाती है तो ये उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। दिस सेटिस्फाइंग फेज ऑफ द स्पीकर्स लाइफ डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन स्पीकर की जिंदगी का ये जो अच्छा पड़ाव है ये बहुत टाइम तक नहीं रहता है। और ये जो लिटिल फ्रीडम यानी छोटी सी आजादी एक सिंगल वुमेन होकर जो उन्होंने महसूस की थी वो जल्द ही उनसे छिन जाती है। शी कैन नॉट बेयर द टॉन्ट्स ऑफ सोसाइटी एनी लॉन्गर, क्योंकि जो समाज है वो बार बार उन्हें ताने दे रहा होता है और इसलिए वो किसी और पार्टनर को चूज करके फिर से शादी कर लेती हैं। लास्ट लाइन को इस तरीके से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सब कुछ एक्चुअल में हुआ नहीं और पोएटेस जो हैं वो बस ये सब अपने दिमाग में सोच रही थी। तो रीडर्स कैन टेक द होल पोएम जस्ट एज अ चेन ऑफ थॉट्स। तो रीडर्स इस पूरी पोएम को बस एक दिमाग में हो रहे ख्यालों के तौर पे भी ले सकते हैं। द स्पीकर इज स्टिल द सेम, शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ शी वुड फील एज अ सिंगल वुमेन। मतलब स्पीकर ने एक्चुअली कुछ किया नहीं, वो बस सोच रही थी कि एक सिंगल औरत होना कैसा महसूस होता होगा। यानी कि वो अभी भी शादीशुदा ही है, बस वो ऐसा सोच रही थी कि सिंगल औरत होना कैसा होता होगा। तो इस पोएम को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें बस एमिली डिकिंसन के दिमाग में हो रही थी। इन रियलिटी नथिंग चेंज्ड, रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ। और इसीलिए वो कहती है कि आई एम वाइफ। वो समाज से कहती है कि ठीक है, मैं एक वाइफ रहती हूँ, मैं एक पत्नी ही बनी रहती हूँ, मुझे ताने मारना बंद करो, स्टॉप देयर। दिस टाइम द पोएट कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ वाइफ। और इसीलिए जो पोएट है वो वाइफ शब्द का पहला लेटर कैपिटलाइज भी करती हैं ताकि वो एम्फेसाइज कर सके, उस बात पे जोर दे सकें कि हाँ ठीक है भाई, मैं एक पत्नी ही बनकर रहूंगी। Besides, it seems that the speaker is rebuking her mind to think in that way first hand. तो जो स्पीकर है उसे ये बात पसंद तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो वाइफ बनकर ही अब रहेगी, ऐसा वो कह रही हैं। तो ये जो पोएम है वो एक फेमिनिस्ट पोएम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर इसे एनालाइज करें इस पोएम को, तो इसका एनालिसिस इस प्रकार है कि ये एक फेमिनिस्ट पोएम है। डिकिंसन पूरी पोएम में बता रही हैं कि एक शादी की वजह से कैसे एक औरत ट्रैप्ड या चेन्ड महसूस करती है। Not only that, but she also hints at how a girl's destiny is shaped by patriarchal conventions. और पोएट हमें ये भी बताती हैं कि कैसे एक औरत का जो नसीब है वो पूरा समाज के ऊपर या पेट्रियार्की के ऊपर, यानी पुरुष प्रधान समाज जो है हमारा, उसके बेसिस पे ही औरतों का पूरा नसीब चलता है। इन दिस सोशल स्ट्रक्चर अ वुमेन कैन नॉट लिव ऑन हर ओन। तो औरत जो है वो खुद से नहीं जी सकती है और इसीलिए उसे हर वक्त आदमी की परछाई में, आदमी के गाइडेंस ले लेकर ही जीना पड़ता है। और इस तरीके से इस चेन ऑफ सबजुगेशन, यानी उसे जो ये कह सकते हैं प्रताड़ित किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, इस सबजुगेशन से वो कभी बाहर नहीं आ पाती। तो इस तरीके से एमिली डिकिंसन ने बताया कि उनके समय में औरतों का कैसा हाल था इस पोएम के जरिए। सो यहीं पर जो पोएम की समरी और एनालिसिस है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।